Hello student, welcome all of you to our today's class। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मात्रक तथा विमाएँ यानी यूनिट एंड डायमेंशंस के बारे में। यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, विमाएँ क्या होती हैं, डायमेंशनल फार्मूला यानी विमीय सूत्र क्या होता है और इसके आधार पर किस किस तरह के क्वेश्चन हमारे सामने आ सकते हैं, उन सब के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे और ज़रा इसको अच्छी तरह से समझेंगे। क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने को क्या करना है और कैसे करना। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मात्रक यानी यूनिट की। देखो, अगर आप किसी भौतिक राशि को मापना चाहते हैं, किसी भौतिक राशि का मान निकालना चाहते हैं, तो आप उसको क्या करते हैं, एक न्यूनतम मान मिनिमम वैल्यू से तुलना करके बताते हैं, कंपैरिजन करके आप बताते हैं। जैसे आपने बोला तार की लंबाई 6 मीटर है, यानी उसकी जो लंबाई है वो 1 मीटर की 6 गुना है, तो आपने मीटर से तुलना कर ली। आपने कहा किसी का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम का 10 गुना है। तो जब भी आप किसी भौतिक राशि का मान ज्ञात करते हैं, तो भौतिक राशि का मान ज्ञात करते समय आप उसके एक निश्चित न्यूनतम मान से तुलना करके बताते हैं, और जो न्यूनतम मान होता है उसी को हम लोग कहते हैं मात्रक, और तुलना करने की जो क्रिया होती है उसे हम कहते हैं मापन। यानी जो मिनिमम वैल्यू हमने निकाली वो यूनिट हो गई, और ये जो प्रोसीजर है उसको मेजरमेंट कहते हैं, यानी मात्रक, और हमने क्या नाम दे दिया, मापन नाम दे दिया। हम बात करें राशियों की, तो हम कहते हैं कि हमारे पास दो प्रकार की राशियाँ होती हैं। एक तो होती हैं मूल राशियाँ और एक हमारे पास होती हैं व्युत्पन्न राशि। यानी हम राशियों की बात करें तो राशि हमारे पास दो प्रकार की हो जाती हैं, एक तो मूल राशियाँ हो जाती हैं और दूसरी व्युत्पन्न राशियाँ हो जाती हैं। मूल राशियाँ यानी ऐसी भौतिक राशियाँ जो कि अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती, उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल राशियाँ। जैसे मैं आपसे बात करूँ, द्रव्यमान, लंबाई, समय अंतराल, इनको हम क्या कहते हैं, मूल राशियाँ कहते हैं। यानी वे भौतिक राशियाँ जो कि अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं। और इन मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं, उन मात्रकों को हम कहते हैं मूल मात्रक। यानी वे भौतिक राशियाँ जो कि अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं। जैसे यहाँ द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गई, समय अंतराल हो गई, उनकी जो मात्रक कहलाते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। और वे भौतिक राशियाँ जो कि मूल राशियों पर निर्भर करती हैं या मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। और इनके जो मात्रक कहलाते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होते हैं व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि भाई हम बात कर लेते हैं चाल की। चाल है दूरी बटे समय अंतराल। तो दूरी तो एक प्रकार की लंबाई है ना, तो ये लंबाई पर निर्भर कर रहा है और समय अंतराल पर निर्भर कर रहा है, तो एक ऐसी राशि हो जाएगी आपकी व्युत्पन्न राशि होगी। अब जरा मात्रक पद्धतियों की बात कर लेते हैं। हम कंपटीशन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो कंपटीशन के अकॉर्डिंग इनकी थ्योरी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना वाली इंपॉर्टेंट नहीं है। मात्रक पद्धतियों की बात करें तो एक हम बात करते हैं MKS पद्धति। MKS मीन्स मीटर, किलोग्राम और सेकंड। यानी लंबाई को मीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापेंगे और समय को सेकंड में। तो इस मात्रक पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। दूसरी मात्रक पद्धति की हम लोग बात करेंगे CGS पद्धति, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। तो लंबाई हो जाएगी सेंटीमीटर में, द्रव्यमान हो जाएगा ग्राम में और समय हो जाएगा सेकंड में। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, तो लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में और समय सेकंड में। तीसरी है FPS मात्रक पद्धति, फुट, पाउंड, सेकंड। लंबाई को आप फीट में मेजर करेंगे, द्रव्यमान को आप पाउंड में मेजर करेंगे और समय को आप सेकंड में। तो MKS पद्धति में लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में और समय सेकंड में। CGS में लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में, समय सेकंड में।
FPS में, लंबाई फीट में, द्रव्यमान पाउंड में और समय सेकंड में। और एक्चुअल में हुआ क्या कि अलग अलग जगह पर अलग अलग मात्रक पद्धतियों को वैलिड किया गया, और जब अलग अलग मात्रक पद्धतियों को वैलिड किया गया तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हमारे लिए हो गया। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक बाध्य मात्रक पद्धति दी गई, SI मात्रक पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, यानी ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो गई। अब SI मात्रक पद्धति को हम देखें, SI मात्रक पद्धति। अब SI मात्रक पद्धति में क्या होते हैं, 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मात्रक होते हैं। 7 मूल मात्रक हैं और 2 कैसे मात्रक हैं, पूरक मात्रक हैं। तो मैं राशियों की बात करूंगा और उनके मात्रकों की बात करूंगा कि भाई कौन कौन सी राशि अपने को लेनी है और कौन कौन से मात्रक अपने को लेने हैं, उसे आप समझिए। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई या राशियों की बात करें तो एक राशि हम लेते हैं लंबाई, दूसरी हम लेते हैं द्रव्यमान, तीसरा हम लेते हैं समय अंतराल या समय कह देते हैं। एक राशि इसमें ली जाती है पदार्थ की मात्रा, एक राशि ली जाती है विद्युत धारा, एक राशि ली जाती है ताप और एक राशि ली जाती है प्रदीपन तीव्रता या ज्योति तीव्रता भी कह दिया जाता है। लंबाई का आप जानते हैं मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का आप लोग जानते हैं मात्रक किलोग्राम होता है, kg। समय अंतराल का आप लोग जानते हैं मात्रक सेकंड होता है। पदार्थ की मात्रा मोल में मापी जाती है। विद्युत धारा एम्पीयर में मापते हैं। ताप केल्विन में मापते हैं और प्रदीपन तीव्रता कैंडेला में मापी जाती है। तो हम देखें ऐसा ही मात्रक पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, समय अंतराल का मात्रक होता है सेकंड, पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ताप का मात्रक होता है केल्विन और प्रदीपन तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। अच्छा, इसके अलावा यहाँ हम 2 पूरक मात्रकों की बात करते हैं। तो पूरक कोण की बात करेंगे। एक तो होता है समतलीय कोण और एक होता है घन कोण। समतलीय कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। ठीक है, तो ये हमारी SI मात्रक पद्धति हो गई। इसमें 7 तो मूल मात्रक हैं और 2 कैसे मात्रक हैं, व्युत्पन्न मात्रक हैं। तो यहाँ हमने देखा कि भाई जो समतलीय कोण है उसका मात्रक तो रेडियन हो गया और जो घन कोण है उसका मात्रक क्या हो गया, स्टेरेडियन। तो ये हमने यहाँ पर देखा। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, विमा की और विमेय सूत्र की, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और उसके ऊपर कुछ आधारित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी होते हैं। हम सबसे पहले तो विमा निकालना सीख लेंगे थोड़ा सा कि भाई विमा कैसे निकाली जाती है, उसके क्या क्या उपयोग होते हैं, उपयोग के आधार पर आधारित क्वेश्चंस हमारे पास क्या क्या आते हैं, उनके बारे में हम आज की क्लास में अच्छी तरह से समझें। विमा क्या होती हैं, तो मैंने आपसे कहा भाई 2 प्रकार की राशियाँ होती हैं, एक तो मूल राशियाँ होती हैं और दूसरा व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ जो कि अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं। व्युत्पन्न राशियों मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। तो हम क्या करते हैं, जब व्युत्पन्न राशियाँ मूल राशियों पर निर्भर करती हैं तो विभिन्न भौतिक राशियों को मूल राशियों से संबंधों के रूप में व्यक्त करते हैं। और जब विभिन्न भौतिक राशियों को मूल राशियों से संबंधों के रूप में व्यक्त करते हैं तो मूल राशियों के पदों पर आप जो घात लगाते हैं उन्हीं घात को हम लोग क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। और उस संबंध को प्रदर्शित करते हुए
आप जिस समीकरण को बनाते हैं या आप जिस सूत्र को बनाते हैं उसे हम कहते हैं विमीय सूत्र या विमीय समीकरण। ठीक है, तो जो आपने मूल राशियों के पदों पर घातें लगा दी वो तो क्या होगी, आपकी विमाएँ हो गई, और जो आपने समीकरण बना दिया वो विमीय समीकरण हो गया। जैसे मैं आपसे कहूँ, सपोज करो कोई भौतिक राशि है मेरे पास x, वो m की पावर l की पावर b और t पावर c पर डिपेंड है। तो यानी अब आपने द्रव्यमान का सिंबल हो गया m, मास का, वहाँ a लगा दिया तो a क्या हो गई, इसकी विमा हो गई। ऐसे ही लंबाई की वहाँ क्या हो गई, b हो गई, समय की वहाँ क्या हो गई, c हो गई। और ये जो पूरा फॉर्मूला आप लोगों ने बनाया इसको हमने लोगों ने क्या कह दिया, विमीय सूत्र कह दिया या विमीय समीकरण कह दिया। अब आपको मैं थोड़ा सा विमा निकालना बता देता हूँ हल्का सा, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है। जो भी आपको बुक दे रखी होगी उससे अलग अलग विमाओं की आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रैक्टिस करने के बाद जिससे आपको आइडिया लग जाए किसकी क्या विमा होती है, और उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चंस की तरफ मूव करें। क्वेश्चन की तरफ मूव करने के लिए जैसे मैं आपसे कहूँ, सबसे पहले हम लंबाई की विमा की बात कर लेते हैं। लंबाई कह दो, चौड़ाई कह दो, ऊंचाई कह दो, दूरी कह दो, विस्थापन कह दो, सबकी विमा क्या हो जाती है, L1 हो जाती है। जैसे आप बात कर रहे हैं कि हम तो सर द्रव्यमान की विमा की बात करें, M1 हो जाता है। आप कहते हैं नहीं सर हम तो समय या समय अंतराल की विमा की बात करेंगे तो T1 हो जाता है। आप बोलो नहीं सर ये सब तो बेकार है, हम चाल निकालेंगे, चाल की विमा। तो चाल का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, दूरी बटे समय अंतराल, दूरी बटे समय अंतराल। तो मैंने कहा लंबाई हो, दूरी हो, विस्थापन हो, सबकी विमा क्या होती है, L1। समय अंतराल की क्या हो जाएगी, T1। जब L1 अपॉन T1 है तो इसको L1 T-1 कह सकता हूँ, कह सकते हैं ना, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, L1 T-1, माइनस होगा, हो जाएगी। अच्छा आप बोलो सर नहीं इससे हम सेटिस्फाइड नहीं, हम तो त्वरण निकालेंगे। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो वेग में परिवर्तन, तो आप लोग जानते हैं भाई वेग, जैसे किसी परिवर्तन की बात करें, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। इस मार्कर की लंबाई मैं कहता हूँ 10 सेंटीमीटर है, मैंने इसको काट के इसको 6 सेंटीमीटर का बना दिया। इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर थी, मैंने काटा और काट के 6 सेंटीमीटर का बना दिया। बताओ कितनी लंबाई रह गई, कितना परिवर्तन हुआ लंबाई में, आप बोलोगे सर 4 सेंटीमीटर। तो यानी जो परिवर्तन का मात्रक था वो भौतिक राशि के मात्रक के जैसा है। जब परिवर्तन का मात्रक भौतिक राशि के मात्रक के समान ही आया है तो विमाएँ भी कैसी होंगी, समान ही होंगी। तो यानी जो परिवर्तन की विमा है वो भौतिक राशि की विमा के समान होती हैं। तो मैंने कहा जैसे चाल दूरी बटे समय अंतराल होता है और वेग विस्थापन बटे समय अंतराल होता है, तो जो चाल की विमा होगी वही किसकी विमा हो जाएगी, वेग की विमा हो जाएगी। तो वेग में परिवर्तन की विमा की बात करें तो L1 T-1 और समय अंतराल की विमा हो जाएगी T1। ऊपर गया T-1 हो गया, T-1 कितना हो गया, T-2। L1 T-2 कह सकते हैं या M0 L1 T-2 भी कह सकते हैं, अगर आप यहाँ M को भी इंक्लूड करना चाहते हैं तो विमाएँ निकालना बहुत सिंपल सा होता है। आप इजीली किसी की भी विमा को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप बोलो चलो सर त्वरण हो गया, अब जरा हम बल की विमा की बात करते हैं। बड़ा परेशान किया है बल ने हम लोगों को। तो बल F=ma होता है। आपको पता है त्वरण को हम लोग A से लिखते हैं। M द्रव्यमान की विमा हो जाएगी M1, त्वरण की हो गई L1 T-2, तो इसकी विमा क्या हो गई, M1 L1 T-2। सिंपल सा है, विमा क्या हुई, M1 L1 T-2। आप बोलो जैसे नहीं सर इतने से हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए, हम तो कार्य या ऊर्जा की विमा निकालेंगे। तो आप जानते हैं कार्य का मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, और कार्य और ऊर्जा एक दूसरे की समतुल्य राशियाँ होती हैं, तो दोनों की विमाएँ भी समान आती है। अब आगे निकालेंगे तो विमा समान आएगी। तो कार्य W होता है बल इंटू विस्थापन, अगर बल की दिशा में ही विस्थापन हो तो, अदरवाइज Fs cos थीटा होता है। तो आप एक चीज़ याद रखें, जितने भी नंबर होते हैं जैसे 2, 3, 5, 7, इनकी कोई विमा नहीं होती। tan थीटा sin थीटा इनकी भी कोई विमा नहीं होती।
तो फिलहाल हम इस बात करते हैं। तो बल का आप लोगों ने कहा कि सर हमने अभी अभी देखा था m1 L1 T-2 आया था, ये h विस्थापन है L1 हो जाएगा, तो m1 L1 कितना हो जाएगा L2 और T-2, यानी जो कार्य की विमा मेरे पास आई है वो m1 L1 T-2 आई। तो देखो विमा निकालना वो सिंपल सा है, जैसा जैसा आपको दिया जाता है वैसा वैसा आप पुटअप करते जाइए और विमाएँ आपकी निकल के आ जाती। जैसे एक एग्जाम्पल थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जैसे आपने गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला पढ़ा होगा, F बराबर G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। वहाँ जो G होता है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, उसका फॉर्मूला अगर आप लोग निकालें तो आएगा F r स्क्वायर अपॉन m1 m2। F बल होता है, r दूरी होती है, m1 m2 द्रव्यमान है, बल है तो m1 L1 T-2, ये हो जाएगा L2, इसका भी m1 और इसका भी m, तो m1 L1 T-2 और दूरी का L होता है तो स्क्वायर लगा हुआ है तो L2 हो गया और m1 m1। आपने देखा m1 m1 m2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा m-2 और m+1, -2 और +1 है तो m-1 बचा भाई मेरे पास। अच्छा, L1 L2 क्या हो गया, L3 हो गया और T-2। तो अगर मैं इसके विमीय सूत्र या डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करूं तो मेरे पास आ जाता है m-1 L3 T-2। बहुत सिंपल सा है, कोई विशेष बात नहीं है, आप लोग इजीली कर सकते हैं। कहीं पर भी ऐसा आता है तो आप पुटअप करते जाइए और लेकर। कई बार आपको विद्युत धारा दिखाई दे जाए तो वहाँ आप A लगा दिया करें, कहीं पर ताप दिखाई दे जाए तो वहाँ आप K लगा दिया करें। तो इस तरह से आप किसी का भी विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। तो आप विमीय सूत्र निकाल के प्रैक्टिस करना, और मेरी किसी हेल्प की रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे बताना, मैं हेल्प करूँगा और अपन लोग इसको सॉल्व करते हुए जाए। ये तो रहा विमाएँ और विमीय सूत्र। अब इसमें कुछ एक दो पॉइंट हम देख लेते हैं। पॉइंट क्या है, हम कहते हैं कि जितने भी आपके अंक होते हैं 2, 3, 10, 20, उनकी कोई विमा नहीं होती। जैसे E=12 mv² है तो हम m और v² की विमा तो निकाल सकते हैं, लेकिन 1/2 की कोई विमा नहीं होती। दूसरे जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इनकी भी कोई विमा नहीं होगी, इनकी विमा की हम बात नहीं करेंगे। इसके अलावा हम आगे जाते हैं कि जो अनुपात होते हैं, समान राशियों के अनुपात निकालते हैं, उनकी भी कोई विमा नहीं होती। जैसे आप निकालें L1/L2, दोनों लेंथ तक कोई विमा नहीं होगी, वो भी विमाहीन राशियाँ होती हैं। तो ये सारी राशियाँ कैसी होती हैं, विमाहीन होती हैं। अब जरा हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है विमीय समीकरण के उपयोग। तो सबसे पहला आएगा भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना। यानी किसी भौतिक राशि को अगर आप एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना चाहते हैं तो विमीय सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, किसी सूत्र की सत्यता की जांच करना। यानी अगर आप जांच करना चाहें कोई सूत्र सही है या नहीं है तो उसको यहाँ से जांच सकते हैं। तीसरा, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। तो भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में आप परिवर्तित कर सकते हैं। सूत्र की सत्यता की जांच कर सकते हैं कि भाई जो सूत्र आपको दिया गया है वो सही दिया गया है या गलत दिया गया है। आप विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध भी स्थापित करके देख सकते हैं कि संबंध सही है या गलत है। तो जैसे मैं सबसे पहले बात करूं, किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना।
तो किसी भौतिक राशि को किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे मैं कहता हूँ एक तार की लंबाई 2 मीटर है, तो 2 तो क्या हो गया उसका आंकिक मान हो गया, और मीटर क्या हो गया उसका मात्रक हो गया। आंकिक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू तो n से लिख सकते हैं, मात्रक यानी यूनिट तो u से लिख सकते हैं। यानी किसी भौतिक राशि को अगर आप प्रदर्शित करना चाहें तो Q इक्वल टू एन यू हो गया। जैसे मैं कह रहा हूँ कि भौतिक राशि का कोई मान है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू एन यू, यानी आंकिक मान और मात्रक के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मैं कहूँगा मेरे पास एक तार की लंबाई है, तार की लंबाई लेंथ ऑफ अ वायर, इसको मैं 2 सेंटीमीटर कहूँ तो इसको अगर मैं 2 मीटर कहूँ तो 2 मीटर को मैं चाहूँ तो 200 सेंटीमीटर भी कह सकता हूँ, 200 सेंटीमीटर। यानी हुआ क्या, देखो समझिए, तार की लंबाई तो उतनी ही रही, आपने केवल क्या किया, इन मात्रक पद्धतियों को ही तो बदला। भाई यहाँ आपने उसको 2 मीटर कहा है, यहाँ 200 सेंटीमीटर का है, तो मात्रक पद्धतियों को बदलने पर केवल और केवल उनके जो आंकिक मान आए हैं उन्हीं में तो परिवर्तन आया है। क्या भौतिक राशि में कोई परिवर्तन आया? नहीं आया। भौतिक राशि में परिवर्तन नहीं आया तो इसका मतलब उसकी विमाओं में भी परिवर्तन नहीं आएगा। दूसरा, हाँ, क्या भौतिक राशि में परिवर्तन नहीं आया, विमा में परिवर्तन नहीं आएगा। दूसरा, ये दोनों मान भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। टोटल वैल्यू कैसे होगी, बराबर होगी। तार की लंबाई तो उतनी ही बैठेगी, चाहे उसको 2 मीटर बोल दें चाहे आप 200 सेंटीमीटर बोल दें। इसका मतलब क्या निकला, जैसे मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 2 अलग अलग मात्रक पद्धतियाँ हैं, एक मात्रक पद्धति में आंकिक मान n1 है और मात्रक u1 है, जैसे मीटर और सेंटीमीटर हो रहा था। दूसरे मात्रक पद्धति में आंकिक मान n2 है और मात्रक u2 है, तो मैं कह सकता हूँ दैट n1 u1 इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास n2 u2। भाई भौतिक राशि का मान तो बराबर रहेगा ना, तो मैं क्या कह सकता हूँ n1 u1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 u2। अच्छा, n1 ये तो मुझे दिया जाएगा। अब u1 क्या है, भाई मात्रक है। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि MKS पद्धति है तो अलग होगा, MKS में लंबाई को मीटर में मापेंगे और CGS पद्धति में सेंटीमीटर में मापेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर ही रहेगा या लंबाई गुणा चौड़ाई रहेगा, तो उसका जो विमा है वो तो L2 ही आएगी ना हमेशा। यानी विमा में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा ना, नहीं होगा तो परिवर्तन किस में होगा। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई भौतिक राशि की विमाएँ तो समान रहेगी, विमा में कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ पे मैं कह देता हूँ लंबाई को हम m1 से मेजर कर रहे हैं, m1 पावर a, सॉरी द्रव्यमान को m1 से, लंबाई को L1 कह दिया हमने और समय को हमने T1 कह दिया। तो यहाँ पर मैंने देखा तो मैंने कह दिया भाई m1 पावर a, L1 पावर b और T1 पावर c। ठीक है साहब, यहाँ क्या बोलेंगे n2, यहाँ क्या हो जाएगा m2 पावर a, L2 पावर b और T2 c। यानी मैंने विमा में कोई परिवर्तन नहीं किया, ABC विमा यहाँ पर है, ABC विमा यहाँ पर है। हाँ, अंतर ये है कि हो सकता है भाई यहाँ पर मीटर हो या यहाँ किलोग्राम हो या ग्राम हो, तो m तो द्रव्यमान के लिए आएगा ना, यहाँ मीटर हो या सेंटीमीटर हो, तो ये परिवर्तन ही तो हो सकता है। बाकी विमा में तो कोई परिवर्तन नहीं है, जो निर्भरता होगी वो तो उतनी रहेगी। विमा यहाँ पर भी ABC रहेगी और यहाँ पर भी ABC रहेगी। अब यहाँ से अगर मैं n2 निकालना चाहूँ, n2 भाई मैं n1 तो मुझे दे रखा होगा, परिवर्तित करके n2 तो निकालूंगा, तो इनको मैं ट्रांसफर करूंगा तो क्या आएगा n1 m1 m2 पावर a, ये आएगा ना, फिर L1 अपॉन L2 पावर b और T1 अपॉन T2 पावर c। तो यानी अगर आप किसी भौतिक राशि के मान को एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना चाहते हैं तो सॉरी n2 इक्वल टू हो जाएगा n1 m1 अपॉन m2 पावर a, L1 अपॉन L2 पावर b और T1 अपॉन T2 पावर c। मेरे ख्याल से इस पर एक क्वेश्चन अगर हम कर लें तो हमारे समझ में आ जाएगा। मैं आपसे कहता हूं 5 न्यूटन को डाइन में परिवर्तित करो। न्यूटन क्या होता है, यूनिट होता है फोर्स का, और डाइन भी फोर्स का यूनिट होता है, बल का यूनिट होता है। ये तो ऐसा ही पद्धति में हो जाता है, ये आपका CGS पद्धति में हो जाता है, यानी आप इसको MKS का विस्तृत रूप ही ऐसा ही है तो MKS कह सकते हैं उसे, आप क्या कह सकते हैं CGS कह सकते हैं।
डाइन CGS में है, तो यानी मुझे क्या करना है, इसको CGS पद्धति में परिवर्तित करना है। करते हैं, सूत्र हमारे पास है, जरा देखो फटाफट कैसे सॉल्व होता है वो देखना। हाँ भाई देखो, दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। यहाँ लंबाई का क्या होता है, मीटर, यहाँ क्या होता है, सेंटीमीटर। हम जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, आराम से देखना। ठीक है साहब, द्रव्यमान, द्रव्यमान का यहाँ क्या होता है, किलोग्राम, और यहाँ क्या होता है, ग्राम। हम जानते हैं भाई 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। यहाँ पर भी क्या होता है, सेकंड होता है, और यहाँ पर भी क्या होता है, सेकंड होता है। अब मैं यहाँ यूज करूँगा, इसको अच्छी तरह से देखना समझना भाई। आपकी M1 किलोग्राम है, L1 मीटर है, T1 सेकंड है, ये तो है, ठीक है सर, बिल्कुल मान लिया आपका। और M2 क्या है, ग्राम है, L2 क्या है, सेंटीमीटर है, और ये क्या है, सेकंड है। ये आएगा ना भाई मेरे पास, बोलिए आएगा नहीं आएगा भाई। 5 न्यूटन को मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, या डाइन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो 5 न्यूटन को जब मैं डाइन में कन्वर्ट करूँगा तो मुझे N2 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो मैंने ये सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पर यूज कर लिया कि भाई मैं न्यूटन को डाइन में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब आराम से देखिए, सबसे पहले न्यूटन बल, और बल का मैंने क्या बताया था आपको, M1 L1 T-2, क्या बताया था, M1 L1 T-2, ठीक है। तो देखिए A की वैल्यू कितनी हो गई, 1, B की वैल्यू कितनी हो गई, 1, और C की वैल्यू कितनी हो गई, -2। देखते हैं ना आराम से, कोई ऐसा विशेष बात नहीं। A की वैल्यू आप देख सकते हैं 1, B की वैल्यू 1 और C की -2। ऊपर क्या आएगा, मीटर, ऊपर सॉरी किलोग्राम, नीचे ग्राम, ऊपर किलोग्राम नीचे ग्राम। किलोग्राम को ग्राम में बदलो, 1000 आ गया ऊपर, ठीक है, और पावर कितनी है 1, तो 1000 ही रहेगा, ठीक है। ऊपर क्या आएगा, मीटर, नीचे आएगा सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर बदलो, 100 आ गया, आया नहीं है, और पावर कितनी चल रही है, वही 1 चल रही। अब यहाँ भी सेकंड, यहाँ भी सेकंड, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं, इसको तो छोड़ दो। तो यहाँ कितना आ गया, 1000 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया, 100 आ गया। तो N2, N1 कितना दिया था, 5 × 1000 × 100, यानी 5 × 10⁵ डाइन। बहुत सिंपल सा देख लियो, बहुत सिंपल तरीके से हमने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया है भाई। हमारे पास विमीय सूत्र था M1 L1 T-2, हमने M1 L1 T-2 रखा, A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू भी 1 है, और C की वैल्यू -2 है। हमने देखा भाई यहाँ कन्वर्ट करके, तो ऊपर क्या आएगा, किलोग्राम आएगा, नीचे ग्राम आएगा। आपने किलोग्राम अपॉन ग्राम करके देखा, तो आपने देखा भाई यहाँ तो 1000 आना चाहिए, आपने 1000 रख दिया। फिर आपने कहा नहीं, यहाँ तो सब मीटर एंड सेंटीमीटर आ रहा है, तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो मैंने यहाँ 100 कर दिया, देखा तो ये वैल्यू आ गई, 5 × 10⁵ डाइन। और देखते हैं, देखो एक और आपको क्वेश्चन करा देते हैं फटाफट, जिससे आप थोड़ा सा इस टॉपिक में स्ट्रांग हो जाए। मैं डायरेक्टली करना इसलिए बता रहा हूँ कि आप टाइम कम से कम कंज्यूम करें। N2 = आपने देखा N1 M1 अपॉन M2 A, L1 अपॉन L2 B, एंड T1 अपॉन T2 C। आप लोगों ने देखा था ये भी। अब आपके पास क्वेश्चन आया है दैट यू हैव टू कन्वर्ट 5 जूल इनटू अर्ग। अर्ग CGS सिस्टम में यूनिट होता है, ये वही आपका SI सिस्टम में हो गया। तो आपको क्या करना है, CGS में कन्वर्ट करना है। जूल और अर्ग कार्य के यूनिट हो जाते हैं, ऊर्जा के हो जाते हैं, और कार्य का भी डायमेंशनल फॉर्मूला है, विमीय सूत्र आपने देखा M1 L2 T-2। आराम से देखना भैया, कंपेयर करके फटाफट निकालेंगे, फटाफट M1 L2 T-2। आपने कहा सर यहाँ तो मुझे पता लग गया कि A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू T है, और T की -2 है। अब T का तो देखो यूज हमारे लिए रह नहीं जाता है, कि नहीं रह जाता, क्योंकि आपको मालूम है कि सब में सेकंड चल रहा है, तो यहाँ कन्वर्जन से तो हमारा कुछ लेना देना रह नहीं जाता। तो C को तो हम थोड़ा साइड कर देते हैं, हम मेनली जो फोकस करेंगे विल फोकस ऑन A एंड B। तो आप क्या करना चाह रहे हैं, इसको SI से CGS में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो SI में द्रव्यमान आप जानते हैं कि भैया किलोग्राम होता है, तो ऊपर किलोग्राम आएगा, नीचे ग्राम आएगा। भाई किलोग्राम से ग्राम में आ रहे हैं, तो 1000 पावर 1 है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा।
दूसरा लंबाई, ऊपर क्या आएगा, पहले किस में है जूल लिखा हुआ है ना, तो यानी मीटर, नीचे क्या आएगा सेंटीमीटर, तो 100 आएगा, और पावर कितनी हो जाएगी 2। सीधा कर दिया, कोई ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ा मुझे भाई, सिंपल। आप क्या से कहाँ कर रहे हैं, एसआई से सीजीएस में कर रहे हैं ना, ये तो हो रहा है। तो भाई आपने देखा कि एसआई से सीजीएस में कर रहे हैं, तो एसआई यूनिट सिस्टम में अगर अपन लोग देख के चलें तो हमको ये मालूम है कि जो द्रव्यमान होता है उसको किलोग्राम में मापा जाता है। तो m1 तो ऊपर है ना, तो ऊपर किलोग्राम, नीचे ग्राम। हमने देखा 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 आ गया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ऊपर 100 आ गया। और n1 तो आपको 5 दे ही रखा है, तो आप लिखेंगे n2 5 इंटू 1000 इंटू 10,000। भाई 100 गुणा 100 स्क्वायर हो गया ना, तो ये आ जाएगा, तो पावर 3 एंड पावर 4, तो n2 आएगा 5 इंटू 10⁻7 आर्क। ठीक है, यानी टोटल बता दिया, n2 की वैल्यू आएगी इतनी। और अगर हम पूरा लिखना चाहें तो अर्ग, यानी इसको अगर आप यहाँ से हटा दें तो आप बोलेंगे 5 जूल इक्वल टू 5 इंटू 10⁻7 अर्ग। तो हमने जूल को अर्ग में बहुत इजीली कन्वर्ट कर लिया, आपने देखा, बहुत सिंपल सा था, कोई विशेष यहाँ प्रॉब्लम अपने को नहीं। ये हमारा जो पहला एप्लीकेशन था विमेय सूत्र के बेस पर, वो हमने यहाँ किया। अभी पहले मैं आपको ये सारी एप्लीकेशन बता देता हूँ, फिर इसके ऊपर बेस्ड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी पूछे जाते हैं उनको करेंगे। ट्राई करूँगा कि सारा कुछ आपका एक ही वीडियो में कवर अप हो पाए। तो ये हो गया। दूसरा होता है किसी भी सूत्र की सत्यता की जांच करना, किसी भी सूत्र के सही होने की जांच करना कि वो सूत्र सही है या गलत है। तो कोई भी सूत्र सही तब होगा जब उसके LHS और RHS की तरफ जो राशियाँ होंगी वो समान हो। यानी समान का मतलब समझ गए कि LHS की तरफ जो राशियाँ हैं और RHS की तरफ जो राशियाँ हैं उनके विमाएँ समान होनी चाहिए। अगर LHS की विमा और RHS की विमा इक्वल आ गई तो आपका सूत्र सही है, अदरवाइज आपका सूत्र सही नहीं। जैसे हम सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल लेके चलता हूँ, E इक्वल टू हाफ mv²। आप बोलो सर इसकी जांच करनी है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि विमीय विधि से आप इस सूत्र को एकदम सही नहीं कह सकते, क्योंकि अगर 1/2 की जगह आपको सूत्र 1/5 दिया जाए ना, तब भी आप वैसा ही निकालेंगे। तो जिस सूत्र में आपको कहीं पर गणितीय अंक दिखाई दे जाएं, उसकी सत्यता की जांच आप विमीय विधि से नहीं कर सकते। पहला सुने, तो जैसे मैं जो जांच आपको करना बता रहा हूँ वो मैं कहूँगा E इक्वल टू mgh, यानी जो स्थितिज ऊर्जा है उसका फॉर्मूला mgh है। तो मुझे बताना है जानकारी करके, चेक करके ये सूत्र सही है या गलत है। तो देख लेते हैं जरा। मैंने आपसे कहा था कार्य और ऊर्जा दोनों समतुल्य राशियां होती हैं और कार्य और ऊर्जा की विमा भी समान होती है। कार्य की विमा आपने जो देखा था विमेय सूत्र m1L2T-2 देखा था, ऊर्जा का भी क्या आएगा m1L2T-2। तो हमारा एक काम कंप्लीट हो गया भाई। हमने LHS का विमेय सूत्र देखा, LHS का विमेय सूत्र हमारे लिए आया m1L2T-2। मैंने आपसे कहा है कि अगर आप किसी भी सूत्र को सही सिद्ध करना चाहते हैं तो सही वो कब होगा, जब LHS की विमा और RHS की विमा समान हो जाएंगी। तो देखते हैं जरा, यहाँ क्या आ रहा है, द्रव्यमान आ रहा है, द्रव्यमान आ रहा है तो m1। गुरुत्वीय त्वरण, तो मैंने कहा चाहे गुरुत्वीय त्वरण हो चाहे कोई सा त्वरण हो, भौतिक राशि की विमा होती है। तो त्वरण की विमा हमने निकाली थी L1T-2। और ये क्या है, ऊंचाई है, ऊंचाई की क्या हो जाएगी L1। पहले क्या रखना है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, गहराई, सब की विमा L1 होगी। तो आपने यहाँ देखा, यहाँ क्या आ रहा है m1L2T-2 और यहाँ m1 L1, L1 क्या हो गया L2 और T-2। तो आपने देखा LHS की जो विमा है और RHS की जो विमा है वो कैसी आ रही है, समान आ रही है। इट मीन दिस फॉर्मूला इज करेक्ट, ये सूत्र हमारा एकदम सही है। यहाँ आप जांच कर सकते हो, दोनों की विमा आप समान ले लोगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, जैसे मैंने आपसे लिखा भाई E इक्वल टू 10 mv², बताओ ये फॉर्मूला करेक्ट है क्या। तो आप विमेय सूत्र से देखें तो क्या प्रॉब्लम आएगी, E m1L2T-2। अब 10 की तो कोई विमा का मतलब है नहीं, तो ये क्या आएगा m1 v², v होता है L1T-1 स्क्वायर हुआ तो L2T-2। आप बोलोगे सर दोनों की विमा समान आ गई, विच मीन्स फॉर्मूला इज करेक्ट, बट इट इज रॉन्ग फॉर्मूला, ये तो गलत फॉर्मूला है। गलत फॉर्मूला क्यों है, क्योंकि ये तो करेक्ट क्या होता है 1/2 mv² होता है। यहाँ 10 लिख दो तो भी हम करेक्ट बताएंगे, 1/5 लिख दो तो भी हम करेक्ट बताएंगे।
1/9 लिख दो तो भी हम करेक्ट बताएंगे। तो प्रॉब्लम यहाँ आती है। तो जहाँ आपको गणितीय अंक दिखाई दे जाए या जहाँ आपको कहीं कोण वगैरह दिखाई दे जाए, जैसे W=FS cos थीटा, हम सही बताएंगे क्योंकि cos थीटा की तो कोई विमा ही नहीं होगी। आप बोलो W=FS tan थीटा, हम सही बताएंगे विमीय सूत्र से। W=FS cot थीटा, उसको भी हम सही बताएंगे। तो यानी विमीय विधि यहाँ पर टोटली एप्लीकेबल नहीं हो पाती, पूरी तरह से उपयोगी नहीं हो पाती। तो यहाँ आप केवल उन्हीं सूत्र की जांच कर सकते हैं जिनमें साइन, कॉस, टेन या लॉग या गणितीय अंक वगैरह नहीं आते, उनकी आप आसानी से यहाँ पर जांच कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई आपको ऐसा लगा हुआ है कि भाई सूत्र है उसमें कोई विमाहीन नियतांक आ रहा है, जैसे इसको भी आप विमाहीन नियतांक कह सकते हैं, ये विमाहीन नियतांक है, ऐसे कहीं पर भी विमाहीन नियतांक कहीं पर भी आ जाते हैं, तो उस तरह के सूत्रों की हम लोग जांच नहीं कर सकते। यानी विमीय विधि की सीमा में क्या है कि विमीय विधि द्वारा या विमीय समीकरण द्वारा हम विमाहीन नियतांकों के बारे में नहीं बता सकते। ये इसकी सीमा आ जाती है, लिमिटेशंस आ जाती हैं कि अगर आपको कहीं विमाहीन नियतांक दे रखे हैं तो उसके बारे में ये आपको नहीं बता सकते। विमीय विधि की सहायता से आप विमाहीन नियतांकों के बारे में कोई भी आइडिया प्राप्त नहीं कर सकते। एक मैंने आपसे कहा कि भाई एक और का आपको याद हो कि भाई विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित कर। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, हम कहते हैं कि भाई किसी सरल लोलक का आवर्तकाल, टी से लिखते हैं, लोलक की लंबाई L और गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। हम कहते हैं भाई कोई सरल लोलक हमको दिया है, उसका जो आवर्तकाल है वो लोलक की लंबाई L और गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। तो भाई बताओ विमीय विधि के आधार पर इसका समीकरण आप लोग कैसे बनाएंगे। देखते हैं, देखो कैसे बनाते हैं, थोड़ा दिमाग लगा के देखते हैं। हम कहते हैं चलो सपोज करो हमने माना कि जो आवर्तकाल है वो लंबाई की घात a पर और गुरुत्वीय त्वरण की घात b पर निर्भर करता है। कि जो आवर्तकाल है वो लंबाई की घात a पर और गुरुत्वीय त्वरण की घात b पर निर्भर करता है। ये हमने मान लिया, ये हमारा एजम्पशन है। जब भी फिजिक्स में हम समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे नियतांक आएगा, ओहो ओहो गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, नियतांक आया k और हम कह रहे हैं कि k एक विमाहीन नियतांक है। k क्या है? हमने तो k मान लिया, अभी कुछ भी हो सकता है। k एक अंक भी हो सकता है, k कोई कोण भी हो सकता है, k पाई भी हो सकता है, tan पाई भी हो सकता है, क्या है नहीं पता। अब जरा देखा जाए तो समय, आवर्तकाल समय होता है, समय की विमा L1, तो आप इसको लिख सकते हैं m0, समय की विमा T1 होती है, तो m0 L0 T1, नहीं तो हो गया भाई, समय की T1 होगी तो m/0 L/0 T1 बराबर k। अब k की तो कोई विमा होती नहीं, तो k को तो हमने छोड़ दिया, k से हम दिमाग नहीं लगा रहे। हाँ, ये लंबाई है, लंबाई की क्या होती है L1 और L1 पावर a हो गया, a लिखा हुआ है। गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण का मैंने बताया था भैया L1 T-2, भाई क्या हो गया b। आप इसको चाहते तो m0 L1 T0 कह सकते थे, इसको m0 L1 T-2 कह सकते थे, लेकिन हमने इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। अब देखो हमने क्या कहा, हमारे पास आया m0 L0 T1, ये क्या है L1 पावर a यानी L पावर a हो गया, L1 पावर b तो L पावर b हो गया, भाई घात के ऊपर घात होती गुणा हो जाता है, और T पावर -2 भी होगी। ये तो आया, हाँ भैया ये है ना। अच्छा देखिए, अब आगे देखा जाए तो यह m0 L0 T1, अब m तो है नहीं तो m तो यहाँ पर भी 0 रहा भाई हमारे पास, L पावर a और L पावर b। बचपन में सुना होगा जब आधार समान होते हैं तो घातों को जोड़ देते हैं, तो घात जोड़ दी हमने a प्लस b और
टी माइनस 2b। अब हम क्या कर रहे हैं, एल एच एस और एल एच आर एच एस कंपेयर कर रहे हैं। एम पावर जीरो ठीक है, हो गया काम। यहाँ लिख रहा है एल पावर जीरो, यहाँ लिख रहा है एल पावर ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी इक्वल किसके हो गया, जीरो। भाई तुलना करके देखा हमने, ए प्लस बी किसके इक्वल हो गया, जीरो के। यहाँ क्या लिखा हुआ है माइनस 2b और वहाँ लिख रहा है 1, तो माइनस 2b किसके इक्वल हो गया, 1 के। तो यहाँ से b देखा तो -1/2 ट्रांसफर करोगे -1/2। अब इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ, देखो a -1/2 इक्वल 0, तो a इक्वल कितना हो जाएगा 1/2। तो a की वैल्यू कितनी आई 1/2 आई और b की वैल्यू कितनी आई -1/2 आई। अब इसको जरा यहाँ रख लेते हैं, तो t इक्वल टू के l पावर a यानी 1/2 और g पावर b यानी -1/2। तो t इक्वल टू के l पावर 1/2 और g पावर भी 1/2 हो जाएगी। भाई नीचे ले आएंगे तो पावर प्लस की हो जाएगी ना, इनको ऊपर नीचे ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं ना। तो l 1/2 और g -1/2, तो नीचे आके तो प्लस का हो गया। तो यानी फॉर्मूला हमारे पास क्या सेटअप हुआ, k √l/g। तो हमने जो फॉर्मूला सेटअप यहाँ पर किया t इक्वल टू के √l/g। तो आप क्या कर सकते हो, इसकी हेल्प से विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध भी स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने कई सारी चीज़ यहाँ पर देखी, मैंने 3 चीज़ें आपको बता दी। एक तो हमने क्या कर सकते हैं, एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में इसके मान को परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरा आपने कहा सर चलो मान वाली बात तो रही, दूसरी बात हमने ये भी देख ली कि हम किसी सूत्र के सही होने की जांच कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक लिमिटेशन हमारे सामने आ गई कि अगर विमाहीन नियतांक हो गए ना तो हम उसकी जांच प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। तीसरा, हम विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं, लेकिन संबंध स्थापित किया वो प्रॉपर नहीं है क्योंकि यहाँ जो विमाहीन नियतांक आया है उसका मान भी हमको नहीं पता। तीसरा, एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट मैं आपसे कहूँगा वो ये कहूँगा कि भाई अगर सपोज करो कि भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है, अगर कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो उनके मध्य संबंध भी हम यहाँ से स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि तो हमारी तो लिमिट खत्म हो गई ना, m0 l0 t0 फलाना 0 d का 0, यही तो करेंगे। यानी यहाँ तो केवल 3 में कंपेरिजन कर सकते हैं, 3 ही समीकरण बना सकते हैं, और 4 पर निर्भरता हुई तो समीकरण तो बन जाएंगे 4, वो चौथा कहाँ से लेकर आएंगे। तो वो प्रॉब्लम यहाँ पर है कि अगर 3 से अधिक राशियों पर निर्भरता हुई ना तो भी हम सूत्र को स्थापित इस विधि के द्वारा नहीं कर सकते। क्लियर? अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट आपसे कहूँगा कि भाई उन्हीं भौतिक राशियों को परस्पर जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है जिनकी विमाएं समान होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैं आपको बताऊं, लंबाई में आप लंबाई को जोड़ सकते हैं। मैं आपसे कहूँ 5 मीटर और 100 किलो को जोड़ोगे तो कितना आएगा? आप बोलो सर दिमाग खराब हो गया है क्या, 5 मीटर और 100 किलो कैसे हो जाएगा? क्यों? क्योंकि एक तो लंबाई होगी कि द्रव्यमान होगी, भौतिक राशियाँ अलग अलग होगी, कहाँ से जोड़ेंगे भैया? तो हम कहते हैं हम केवल उन्हीं भौतिक राशियों को परस्पर जोड़ अथवा घटा सकते हैं जिनकी विमाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, कई बार पूछा भी जा चुका है। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ जो मोस्ट कॉमन पूछा जाता है, P + A/v² और v - b = RT। P + A/v², v - b = RT। P क्या है? दाब है, V आयतन, R है गैस स्थिरांक और T है ताप। P दाब है, V आयतन है, R गैस स्थिरांक है और T ताप है। तो आपसे मैं कहता हूँ आपको A व B की विमा बतानी, यानी A और B के विमीय सूत्र निकालने हैं। क्या हो? A और B की, P दाब है, V आयतन है। कंसेप्ट हमारे सामने हमारा है, हमारा कंसेप्ट ये होता है कि केवल उन्हीं भौतिक राशियों को परस्पर जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनकी विमाएं समान होती है। इस कंसेप्ट का यूज करते हुए हमको आगे चलना है और आगे जाकर बहुत इंपॉर्टेंट आंसर अपने को निकाल के देखते हैं। उससे पहले मैं जरा इनकी विमा आपको बताया, तो आप बोलो सर इनकी विमाई अभी आपने नहीं बताई। तो मैंने आपसे कहा था कि प्रैक्टिस आपको करना है। अच्छा, तो दाब का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल।
तो बल का आपने पढ़ा था m1 L1 t-2। क्षेत्रफल जैसे मैंने बोला लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई का L1 और चौड़ाई का भी L1, तो L1 L2 हो जाएगा। अभी L2 पर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो m1 L-1 और t-। तो दाब की अगर हम लोग चेक करें तो हमारा आया m1 L-1 t-। मैं निकाल के बता रहा हूँ। आयतन आप जानते हैं कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो L³ या L3 आप कह सकते हैं। m1 L-1 t-2 और इसकी विमा क्या होगी L3। अच्छा, मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि केवल उन्हीं भौतिक राशियों को परस्पर जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनकी विमाएं समान होती हैं। तो आपने देखा कि भाई यहाँ आयतन में से b को घटा रखा है, आयतन में से मैंने b को घटा रखा है, तो इनको तो मैं केवल तभी घटा सकता हूँ जब इन दोनों की विमाएं कैसी हो जाएंगी, समान। यानी b की विमा आयतन की विमा के समान होनी चाहिए। सिंपल सा, b की विमा क्या होनी चाहिए, आयतन की विमा के समान होनी चाहिए। समान होनी चाहिए तो इसका मतलब आयतन की विमा L³ है, हम लिखेंगे v की विमा और b की जो विमा है विमीय सूत्र बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, L³ हो जाएगा। ओके। अच्छा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो p की विमा है और a/v² की विमा है बराबर होनी चाहिए। p की क्या है, m1 L-1 t-2 a, इसका L3 था और स्क्वायर करेंगे तो L6 हो जाएगा। वैसे तो है L3 2 पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 × 2 6 हो जाएगा। तो a की विमा निकल के क्या आई हमारे पास, m1 L-1 t-2 और L6। यहाँ L6 है, L-1 है, अब देखेंगे तो m1 L5 t-2। तो देखो, बहुत जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको कंसेप्ट बताया, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने हुआ। हमने a की और b की दोनों की विमा यहाँ से फाइंड कर ली। तो जो b की विमा आई वो तो हमारे पास L3 आ गई और a की विमा क्या आ गई, m1 L5 t-। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है विमेय सूत्र का कि केवल उन्हीं भौतिक राशियों को परस्पर जोड़ा या परस्पर घटाया जा सकता है जिनकी विमाएँ कैसी होती हैं, समान। तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो किस सूत्र के सही होने की जाँच करने के आते हैं, तो वो तो आपको लगभग वैसे ही याद हो जाते हैं। हम फिजिक्स में पढ़ते हैं तो काफ़ी सूत्र आते हैं जो कि आपको याद से ही हो जाएंगे। दूसरा, इसमें जो आएगा वो एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तन आएगा, वो भी लगभग आपको याद हो ही जाता है। तो जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बनता है वो ये बनता है हमारे सामने कि केवल उन्हीं भौतिक राशियों को परस्पर जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनकी विमाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। इस इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को लेकर हम लोग आगे जाते हैं। आया समझ में ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर अपने को आगे जाना है और आगे जाके समझना है अपने को कि भाई ये कैसे आया, कैसे आया, कैसे नहीं आया, क्या आया, इसको समझते हुए हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन आप इसमें कितने भी क्वेश्चन सॉल्व करें, मैं आपको थोड़े से कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बता रहा हूं। अभी जैसे आपने देखा कि लंबाई, द्रव्यमान और समय, इनको आपने मूल राशियों के रूप में लिया था। लंबाई, द्रव्यमान और समय, इनको आपने किसके रूप में लिया, मूल राशियों के रूप में लिया। तो आपने सबके सूत्र निकाल लिए, ये तो निकाल। आप चाहें तो और किसी को भी मूल राशियों के रूप में ले सकते हैं, क्वेश्चन दे दिया जाए और मूल राशियों के रूप में देकर फिर आपसे निर्भरता चेक करवाई जाए। भाई बताओ फिर इसका सूत्र क्या होगा, बताओ भाई कैसे निकालोगे, बताओ भाई इसका सूत्र क्या होगा, बताओ कैसे निकालोगे। दूसरा, आपसे कह दे ये कहा जा सकता है कि आप क्या करें, आप इनके मात्रकों को परिवर्तित कर दें, किसी के मात्रक को इतने गुना कर दें, किसी के मात्रक को इतने गुना कर दें, तो बताओ दी हुई राशि का मात्रक कितने गुना हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। एक और टाइप के क्वेश्चन हैं, इनको और मैं आपको समझा देता हूँ और समझाने के बाद फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, अलग टाइप का, डिफरेंट टाइप का और बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था जो डिफरेंट क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, यदि वेग, त्वरण और बल यानी F को हम मूल राशियां मान लेते हैं,
वेग, त्वरण और बल को मूल राशियां माना जाए तो कोणीय संवेग का विमीय सूत्र इनके पदों में क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार कंपटीशन में आ भी चुका है। यदि वेग, त्वरण और बल को मूल राशियां माने तो कोणीय संवेग का विमीय सूत्र इनके पदों में क्या होगा? क्या होगा? तो लगभग वैसा ही कंसेप्ट है जो हमने विभिन्न राशियों के मध्य संबंध स्थापित करने वाला किया था। देखो, कोणीय संवेग को हम जे से लिखते हैं। मैं कहता हूँ जे वी पावर ए पावर बी और एफ पावर सी पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी v की घात ए की घात बी और f की घात सी पर निर्भर करता है। जे कोणीय संवेग का थोड़ा बता देता हूँ, बाकी सबका तो यह सूत्र आपको पता है। जे बराबर होता है mvr, तो m1 L1 t माइनस 1 और इसका हो जाएगा L1 यानी m1 L2 t माइनस 1। क्या होता है कोणीय संवेग का विमीय सूत्र? m1 L1 और m1 L2 t माइनस 1, ये कोणीय संवेग का विमीय सूत्र होता है। तो देखो, जैसे मैंने कह दिया है v की घात ए की घात b और f की घात c पर निर्भर करता है। और जब भी समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं नियतांक आता है या व्यवहारहीन नियतांक के आ जाता है, तो k v पावर ए पावर b और f पावर c। तो जरा देख लेते हैं, विमाहीन नियतांक है तो इसकी विमा की तो हम बात करेंगे ही नहीं, तो हम लिख देंगे यहाँ पर m1 L2 t माइनस 1 जो अभी अभी आप किया था। इसको यहाँ से हटा दो, इसकी k के बारे में तो बात ही नहीं करनी। वेग L1 t माइनस 1 पावर a हो जाएगा, त्वरण L1 t माइनस 2 पावर b हो जाएगा, बल m1 L1 t माइनस 2 पावर c हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल वही कंसेप्ट लेके चल रहे हैं। तो m1 L2 t माइनस 1 यह आ जाएगा L पावर a t पावर माइनस a, घात के ऊपर घात गुणा हो जाएगा, L पावर b t पावर माइनस 2b, m पावर c L पावर c t पावर माइनस 2c, m1 L2 t माइनस 1 L a L b L c। और सबसे पहले हम m की बात कर लें। m a की बार आ रहा है ना, तो m पावर c। l आपने देखा a प्लस b प्लस c। t आपने क्या देखा भैया? आपने कहा सर यहाँ माइनस a है, माइनस 2 भी है, माइनस 2c। ये हो गया। अब इनको तुलना करके, कंपेयर करके हम लोग लिखेंगे। यहाँ लिख रहा हूँ जिससे आप साथ के साथ देख सकें। आप बोलोगे सर l का लिख देता हूँ पहले, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आ रहा है 2k। यहाँ l का क्या आ रहा है? a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो आप कह सकते हो सर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2k। ठीक है सब मान ली। अब दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ेगा इनको, देखना। अच्छा, और इसका क्या आ रहा है? माइनस a माइनस 2b माइनस 2c इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है सर, तो हमने निकाल लिया। और c किसके इक्वल आ रहा है? 1 के। यानी सबसे पहले तो भैया f का बंटाधार हो गया। f पावर c था तो c इक्वल टू 1 आ गया, f का तो हमको पता लग गया। अब मुझे क्या करना है? a और b और निकालने। a और b निकालने तो सबसे पहले c की वैल्यू यहाँ पुटअप करके इनका फॉर्मूला निकाल लेता हूँ दोनों। यहाँ क्या आएगा मेरे पास? a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 2, तो यानी 1 आ जाएगा। इक्वेशन 1 कह दिए। ये आएगा माइनस a माइनस 2b, ये माइनस 2c होगा। इधर जाएगा तो प्लस का 2c हो जाएगा भैया, माइनस 2c सॉरी माइनस 2 जाएगा तो प्लस का 2, 2 में से 1 गया तो 1। ये एक और इक्वेशन होगी। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाली इक्वेशन से 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 का मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देता हूँ भैया। यहाँ 2a हो जाएगा, यहाँ 2b हो जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। ये आएगा ना भैया? ऐड करोगे तो देखो ये कैंसिल हो गया ना कैंसिल। तो क्या आया भैया? 2a माइनस a इक्वल टू 3। तो देखो भैया c की वैल्यू 1 आ गई और a की वैल्यू 3 आ गई। अब यहीं आ रहा हूँ मैं, देखो a3
प्लस बी प्लस 1 इजकल टू 2, 3 प्लस 1 4, तो b इजकल टू क्या हो जाएगा -2, आएगा नहीं आएगा भाई। देखिए a की वैल्यू 3 आपने यहाँ से निकाल ली, b था ही, और c की वैल्यू 1 निकाली, 3 प्लस 1 4, ट्रांसफर हुआ माइनस का 4 तो -2 आ गया। तो a की वैल्यू आपने कितनी निकाली भाई, यहाँ पर ज़रा साफ साफ मेंशन करके मैं लिख देता हूँ तीनों की वैल्यू को। आपने a की वैल्यू निकाली 3, b की वैल्यू निकाली -2 और c की वैल्यू निकाली 1। यहाँ रख दीजिए इन सब। j इजकल टू k है, वो तो डायमेंशन लेस है तो उसे छोड़ देते हैं, उसकी तो बात ही नहीं करते। तो क्या आएगा v पावर a, तो v क्यूब, v पावर 3, a पावर b -2 और f। तो हमारा जो डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा उस कंडीशन में क्या बनेगा, v3 a पावर -2 और f। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, जो हमने पहले कंसेप्ट यूज किया था बिल्कुल वही किया। उसका हमने इन इक्वेशन की तुलना की तो हमने देखा c 1 के इक्वल आ गया, a प्लस बी प्लस सी हमारा 2 के इक्वल आया था, और -a -2b -2c हमारा -1 के इक्वल आया था। तो हमने सबसे पहले c की वैल्यू 1 पुटअप करके इक्वेशन निकाली थी, a प्लस बी इजकल टू 1 आ गया था मेरे पास, -a और -2b इजकल टू मेरे पास 1 आया था। सॉल्व किया तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो ये क्या है, आपके विमाओं के ऊपर आधारित जितना भी आपके टॉपिक थे वो सारे मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, उनके ऊपर सारे क्वेश्चंस भी मैंने आपको करा दिए हैं। अब मैं आपको एक बहुत छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जो सार्थक अंक के बारे में होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में होगा, और वो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, मात्रक, विमा, सार्थक अंक और त्रुटि, एरर। ओके, तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे।